हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से इतिहास के बारे में बता रहा हूं। लेकिन दोस्तों आज हम लोग इतिहास में हम टॉपिक वाइज अध्ययन नहीं करेंगे, बल्कि उसके जगह पे आज से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, ये कहिए कि एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों को मिलाकर मिक्स क्वेश्चन जो होंगे उसके पर डे हम 25 क्वेश्चन का आपका एक वीडियो बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा और वो बना करके मैं आपको दूंगा और आप इसे देख करके याद करते चलिएगा। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है दोस्तों, और हमने टोटल तीनों हिस्ट्री से 500 के आसपास में क्वेश्चंस हमने कलेक्ट किया है, जो संभवतः कभी ना कभी एसएससी, दिल्ली पुलिस या अन्य कई छोटे मोटे एग्जामों में पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को हमने एक जगह पे कलेक्ट करके आपको हम इसके माध्यम से देने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका नाम हमने रखा है विविध। यानी ये मिक्स है, ऐसा नहीं है कि टॉपिक वाइज नहीं है। टॉपिक वाइज दोस्तों हम टेस्ट तब शुरू करेंगे जब हम मॉडर्न हिस्ट्री को पूरी तरह से आपको कम्प्लीटली पढ़ा देंगे, तब हम वहाँ से आपको टॉपिक वाइज पर डे 50 क्वेश्चन का हम लोग ऑनलाइन टेस्ट लिया करेंगे और टेस्ट सीरीज हम चलाएंगे। तब तक दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से, इस टेस्ट के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हालांकि मेरे दोस्तों, मैंने आप लोगों को इस पेपर को बनाया था ऑनलाइन टेस्ट के लिए ही कि जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद से हम ऑनलाइन आपको क्लास टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे और वहाँ पे हम लोग बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है दोस्तों कि अभी नहीं हो पा रहा है, मेरा मोबाइल सपोर्ट नहीं कर रहा है ऑनलाइन क्लास के लिए। मतलब थोड़ा मोबाइल अच्छा वाला मोबाइल नहीं है ना, इसीलिए, और लैपटॉप से काम नहीं हो पा रहा। इसलिए मैंने सोचा कि तब तक हम वीडियो बना करके आपको डालते हैं। जिस दिन हमारे पास ये सुविधाएं हो जाएगी उस दिन से हम लोग ऑनलाइन टेस्ट की भी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इस विविध में आज पहला शुरुआत करते हैं। और आज से मैं डेली आप लोगों को 25 से 30 क्वेश्चन का एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हो सकता है कि मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और प्राचीन तीनों का तीनों एक साथ आगे पीछे ऊपर नीचे हो। जैसा जैसे पेपर वाइज पूछा गया वैसे वैसे हमने कलेक्ट करके एक जगह पे इकट्ठा किया है और आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूँ। संभवतः दोस्तों इस 500 क्वेश्चन का जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा सीरीज, उस दिन आपको निश्चित तौर पे इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में आएंगे और आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि फांसीवाद के प्रणेता कौन थे। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका। फांसीवाद के प्रणेता का मतलब होता है कि फांसीवाद की शुरुआत कहाँ पर हुई थी। तो आपको दोस्तों पता है कि जर्मनी में हुई थी। जब जर्मनी में एकीकरण चल रहा था जर्मनी का, उस समय मुसोलिनी वहाँ था और वही फांसीवाद को जन्म दिया, जिसको आगे लेकर के हिटलर भी चला था। तो इसका आंसर मुसोलिनी होगा। मैं एक्सप्लेन करते चलूंगा दोस्तों। अब दोस्तों आ रहा है इसमें कि विजय स्तंभ कहाँ स्थापित है। देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि विजय स्तंभ कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में स्थापित है। फतेहपुर सिकरी के जब जाते हैं तो बीच में ये पड़ता है। लेकिन अब सवाल आता है, इसको जो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, तो सवाल आता है कि चित्तौड़गढ़ के किले को या चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ है, उस विजय स्तंभ को किसने बनवाया था। तो कहा जाता है कि अकबर ने इसको बनवाया था जब उसने गुजरात विजय अभियान किया था। तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में उसने विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में बनवाया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। आगे कह रहा है कि 1857 की क्रांति में पहला प्राण न्यौछावर करने वाला व्यक्ति कौन था। तो वो था मंगल पांडे, जो 34वीं रेजिमेंट से रिलेटेड थे। और इसी व्यक्ति को सबसे पहले ये पता चला था चर्बी वाले कारतूस के बारे में, जो हमने आपको पहले बता रखा है। और वह बनता कहाँ था, तो कलकत्ता में दमदम नामक जगह था, वहीं पे बनता था। और वहीं के आसपास में मंगल पांडे भी पोस्टिंग था। तो इसी को जब से पहले पता चला और इसने विरोध किया और अपना प्राण न्यौछावर कर दिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था। अब देखिए, ये घटना 1932 की है। ठीक है दोस्तों, 31 की, सॉरी,
1930, 31 और 32 3 सालों में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें से पहले और तीसरे में गांधी जी नहीं गए थे। मात्र दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे। वही सवाल पूछ रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था तो गांधी जी द्वारा किया गया था। यहाँ से गए थे, हालांकि बात नहीं बनी थी लंदन में, और वापस खाली हाथ ही आए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत सरकार द्वारा प्रचलन में लाया जाने वाला सख संबंध किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों, भारत सरकार द्वारा प्रचलन में लाया जाने वाला सख संबंध कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा इसको प्रचलन में लाया गया था। कनिष्क ने अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में 78 एडी में इसको उसने क्या किया था, 78 बीसी में इसको शुरुआत किया था। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। ये हम सब जानते हैं कि सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 ईस्वी में अधिनियम 17 के द्वारा कंप्लीट किया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। आगे चलिए, आगे हम लोग बात करते हैं। अब इसका क्रम सजाना है। कह रहा है कि यदि, देखिए क्वेश्चन क्या है कि दांडी मार्च, जालियांवाला बाग हत्याकांड, भारत छोड़ो अधिनियम और स्वदेशी आंदोलन, इसको क्रम सजाना है। तो जब भी क्वेश्चन दोस्तों ऐसे आपके सामने आए तो सबसे पहले हमें डेट याद रखना चाहिए। जैसे हम सबसे पहले अगर डेट की बात करें, चारों का डेट लिखें, तो दांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना है वो 13 अप्रैल 1919 की घटना है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था और स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था। सबसे पहले तब दोस्तों आ जाएगा इसमें क्या, तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा 1905 जो स्वदेशी आंदोलन था। उसके बाद 1905 के बाद अगर देखा जाए तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जो 1919 में हुआ था। उसके बाद देखा जाए तो दांडी मार्च जो हुआ था वो हुआ था 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन जो है दोस्तों 1942 में गांधी जी द्वारा आंदोलन चलाया गया था। तो इस प्रकार इसका अगर आंसर मिलान किया जाए तो 4, 2, 1, 3 इस प्रकार आपका सी क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अब कह रहा है दोस्तों कि वेन सॉन्ग किसके शासन काल में भारत आया था? तो देखिए, वेन सॉन्ग एक चीनी यात्री था जो भारत आया था। सी यू की नाम के एक किताब भी इसने लिखा था, और यह भारत में हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। किसके समय में दोस्तों? तो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। इसे यात्रियों का राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है, और इसने सी यू की नाम के एक किताब की रचना की थी। इसके बाद दोस्तों कह रहा है कि किसके शासन काल में मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा, जहांगीर के समय में मुगल शासक जो था जहांगीर, जिसका शासन काल 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी माना जाता है, और इसी के समय में भारत में चित्रकला का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं आपको, थोड़ा थोड़ा इसी को कहते हैं डिस्कस करना। अफसोस है दोस्तों कि हम आपको ऑनलाइन नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन जिस दिन भी होंगे उस दिन आपके दिमाग में तो मैं क्रांतिकारी चीज़ें भर ही दूंगा हिस्ट्री को लेकर के। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कहता है, कई बार सवाल पूछा था, जैसे पूछा है कि सबसे ज़्यादा स्थापत्य कला का विकास किसके समय में हुआ था? तो याद रखिएगा, शाहजहाँ के समय में। सबसे ज़्यादा मंदिरों को नष्ट किसके समय में किया गया था? औरंगजेब के समय में। सबसे ज़्यादा चित्रकला का विकास किसके समय में हुआ था? जहांगीर के समय में। और किसके समय में सभी चीज़ों का विकास हुआ था? तो वो हुआ था अकबर के समय में। चित्रकला, स्थापत्य कला, सहिष्णुता, सारी चीज़ों का विकास अकबर के समय में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बात करना है कि राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा गया सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया मुंडको उपनिषद से, जो हमारा एक ग्रंथ है, ब्राह्मण उपनिषद है, जिसका नाम है मुंडको उपनिषद। ये मुंडको उपनिषद से ही ये सत्यमेव जयते लिया गया है। ये प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए, आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान को बनाने वाली संविधान सभा निर्मित की गई थी। यानी कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा जो बना था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, जो पहला
संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था वो किसके आधार पर किया गया था? तो वो था कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। जो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था दोस्तों, इसी कैबिनेट मिशन के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। ये कैबिनेट मिशन जो है 1946 में आया था और इसी के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्रथम जैन संगति का आयोजन आपको किया गया था पाटलिपुत्र में। ठीक है दोस्तों, कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति का आयोजन। आपको पता ही है कि जैन जो था, जैन धर्म के संस्थापक वैसे तो ऋषभ देव को माना जाता है, लेकिन द्वितीय संस्थापक जो थे वो महावीर को माना जाता है। उन्होंने ही जैन धर्म को आगे प्रचार प्रसार किया था, जिसका उदय बौद्ध धर्म के साथ ही हुआ था। तो उसी की संगतियां 3 हुई थी, जिसमें से पहली संगति जो है वो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि मनसबदारी व्यवस्था का आरंभ किसने किया था? तो मनसबदारी व्यवस्था का आरंभ अकबर द्वारा किया गया था, मनसबदारी व्यवस्था। ठीक है, जब अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक चला था। आगे दोस्तों, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 8 दिल्ली सुल्तानों के कार्यकाल को देखा था? दोस्तों, आप आजकल तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, बट पहले बहुत ये क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा व्यक्ति था जिसने 8 सुल्तानों के शासनकाल को देखा था? तो उसका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो था उसने 8 सुल्तानों के शासनकाल को देखा था, जिसकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आगे चलिए, आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी का सदस्य था? तो कहते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना जो 1923 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? तो 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। 2 लोगों ने मिलकर किया था। एक थे जिसका नाम था मोतीलाल नेहरू और CR दास, यानी चित्तरंजन दास जिसको कहते हैं। तो अब कह रहा है कि कौन सदस्य था? तो मोतीलाल नेहरू तो इसमें है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और गोपाल कृष्ण गोखले तो थे नहीं, तो इसका मतलब हो जाएगा कि केवल एक होगा। इसमें दूसरा जो व्यक्ति थे उनका नाम था CR दास, यानी चित्तरंजन दास। ठीक है, 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। अब दोस्तों आगे चलिए, आगे हम लोग बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने आगरा को अपने राज्य की राजधानी बनाया था? तो वो था सिकंदर लोदी, और इसी ने आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में किया था। ठीक है दोस्तों, कब किया था? 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी और अपना राजधानी भी उसे बनाया था, ताकि वहां से वो राजपूतों को नियंत्रित कर पाए। उसका उद्देश्य यही था। अब कह रहा है भारतीय इतिहास में लॉर्ड मैकाले किस क्षेत्र में अपना योगदान के लिए जाना जाता है? तो शिक्षा के क्षेत्र में। दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी बताया है कि इसी ने भारत में एक फिल्ट्रेशन थ्योरी भी लाया था, जिसको निस्पंदन का सिद्धांत कहते हैं, जो छन छन कर नीचे आता है। मैं डायग्राम सहित भी आपको पढ़ाया था, बताया था जब पाश्चात्य शिक्षा की बात हम कर रहे थे। तो मैकाले का जो क्षेत्र था, उसने जो योगदान किया था वो शिक्षा के क्षेत्र में 1835 ईस्वी में इसने मैकाले ने अपना सिद्धांत दिया था, जिसको हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है दोस्तों, आगे करिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज को भारतीय राजनीति का लक्ष्य घोषित किया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? तो अनंग पाल ने दिल्ली शहर को स्थापित किया था। अब कह रहा है दोस्तों कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो दिल्ली में है, जहाँ पे हमारा किताब ये क्या कहते हैं, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार के पास, और कुतुब मीनार के पास ही है। इसकी स्थापना भारत में सबसे पहले किसने किया था दोस्तों? तो इसकी स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? अकबर। अकबर पढ़ा लिखा इंसान नहीं था, फिर भी अपने उदारता और सहिष्णुता के लिए बहुत बेहतर ये
जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, बहुत अजीब कहानी है इसकी, हम भी चर्चा करेंगे तब मध्यकालीन भारत तो आपको बताएंगे। अब दोस्तों सवाल पूछ रहा है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी। तो पहली बात तो दोस्तों यह है, याद रखना है आपको कि पानीपत की जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी, द्वितीय लड़ाई जो हुई थी वो हुई थी 1556 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? तो 1556 ईस्वी में पहली दूसरी लड़ाई हुई थी। पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में और तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। तो दूसरी जो लड़ाई हुई थी वो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। अकबर की तरफ से इसका सेनापति जो था बैरम खां वो लड़ रहा था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य नामक सिंचाई कर किसने लगाया था। सूर्य नामक सिंचाई कर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए बात करते हैं हम लोग। कह रहा है कि बाबरनामा में किसे भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया गया है। तो बाबरनामा जो तुर्की भाषा में बाबर का आत्मकथा है, बाबरनामा बाबर का क्या है? आत्मकथा है, जो तुर्की भाषा में लिखा गया है। इसमें भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय को बनाया गया, जो कि जब उत्तर भारत में जब ये आया था तो दक्षिण भारत में यही शासन कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था। पोर्ट विलियम नाम था जो अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित किया गया था और यही बाद में उनकी राजधानी बन गई थी। जो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1912 में क्या हुआ था? हस्तांतरित हुआ था। निर्णय लिया गया परिवर्तन करने का 11 में, लेकिन दिल्ली बन गई राजधानी 12 में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हम लोग 25 क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किए और हमने एक नई शुरुआत की आपकी सफलता के लिए। ठीक है, अगर दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, ये क्वेश्चन का डिस्कशन और जिस तरह से हमने एक्सप्लेन किया, ये अगर अच्छा लगता है तो आप निश्चित तौर पे मुझे मैसेज करना, कमेंट करना। अगर अच्छा लगा और आपका सपोर्ट मिला तो हम इसे बहुत अच्छे तरह से और आगे भी लेकर चलेंगे। हम तब तक इसको ऐसे रिकॉर्डिंग करके आपको दे रहे हैं जब तक कि हम ऑनलाइन क्लास आपको प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं। जय हिंद, जय भारत।